फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों के 2 पार्ट्स को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में जिस प्रकार के मनुष्य की चर्चा की है उसके ऑप्शंस हैं आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए, सामाजिक मानव कहा जाना चाहिए, महामानव कहा जाना चाहिए या फिर असभ्य मानव कहा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ जो हैं इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इन्होंने एक बुक लिखी है जो बहुत ही फेमस है, वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने जिस मनुष्य का जिक्र किया है उस मनुष्य को किस प्रकार का मनुष्य कहा जाना चाहिए, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है, यह कथन है। तो फ्रेंड्स, यह कथन किसका है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसके ऑप्शन है रॉबिन्स का, जेके मेहता का, कीन्स का या फिर एडम स्मिथ का। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। इसके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र का सिद्धांत, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमने अभी आपको बताया था कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक। इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का। तो फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी और इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन द सही है। फ्रेंड्स, कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसका नाम अर्थशास्त्र है तो इसमें केवल अर्थशास्त्र का वर्णन मिलेगा, परंतु ऐसा सच नहीं है। इसमें इन सभी विषयों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे। इसके ऑप्शंस हैं लोहे के, तांबे के, पत्थर के या फिर लकड़ी के। तो फ्रेंड्स, जो आदि मानव यूज़ करते थे औजार वे पत्थर के बने हुए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके ऑप्शंस हैं इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र या फिर भूगोल। तो फ्रेंड्स, ये जो रसायन शास्त्र है यह सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल ये सभी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से या फिर हरियाणा से। तो फ्रेंड्स, जो हड़प्पा है वह पंजाब प्रांत से संबंधित है और जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? इसके ऑप्शंस हैं कांसा की, तांबा की, लोहा की या फिर सोना की। तो फ्रेंड्स, जो नर्तकी की मूर्ति थी वह कांसे की बनी हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, तेहरान या फिर पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये मेसोपोटामिया है यह इराक से संबंधित है। मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता को कहा जाता है जो कि दजला और फरात 2 नदियों के बीच में विकसित हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता शब्द हिंदी का है, इसका फारसी शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं पाटर, फादर, पिदर या फिर पितृ।
तो फ्रेंड्स जो पिता शब्द है यह हिंदी भाषा का शब्द है। अब इसका हमें फारसी भाषा का शब्द बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। पिता का फारसी शब्द होगा पिदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे। इसके ऑप्शंस हैं वंशज, परिवार, भीड़ या फिर जन। तो फ्रेंड्स जो वैदिक काल था उसमें जो एक ही वंश के लोग हुआ करते थे उनको वंशज कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा कहते हैं, मतलब ग्रह को हम इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं प्लांट, प्लैनेट, पेंट या फिर प्लांट। फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी है, ग्रह को हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। इसके ऑप्शंस हैं 9, 8, 7 या फिर 6। तो फ्रेंड्स जो हमारा सौरमंडल है उसमें कुल ग्रहों की संख्या 8 है। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे बने होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ़ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से या फिर चट्टानों, बर्फ़, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। तो फ्रेंड्स जो पुच्छल तारे होते हैं वह चट्टानों, बर्फ़, धूल और गैस के आकाशीय पिंडों से बने होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय। फ्रेंड्स एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक जो चांद कंप्लीट होता है उसको कितना टाइम लगता है, इसमें यह पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन 8 घंटे, 28 दिन 23 घंटे। तो फ्रेंड्स जो एक चांद को कंप्लीट होकर दोबारा कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वह 29 दिन और 8 घंटे होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब प्रतिरूप होता है, यानी ग्लोब किसका प्रतिरूप है। इसके ऑप्शंस हैं पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का या फिर तारे का। तो फ्रेंड्स जो ग्लोब है वह पृथ्वी का ही प्रतिरूप है, हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था करता है। तो गांव में जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं उनका प्रबंध कौन करता है। इसके ऑप्शंस हैं स्वशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, विकास खंड शासन द्वारा या फिर तहसील शासन के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो गांव में सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं वह ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती हैं, जो कि आता है स्वशासन के अंतर्गत, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी। तो इसके ऑप्शन हैं 9, 11, 13 या फिर 15। फ्रेंड्स यदि किसी गांव में कुल जनसंख्या 3000 है तो उसमें जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे उनकी संख्या 13 होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इसके ऑप्शंस हैं पुरोहितवास, स्नानागार, अन्नागार या फिर विद्यालय भवन। तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी इमारत थी वह स्नानागार थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मान्यता विवाह है। इसके ऑप्शंस हैं ब्रह्म विवाह, गांधार्व विवाह, प्रजापत्य विवाह या फिर आर्य विवाह। फ्रेंड्स जो गैर मान्यता विवाह है वह गांधार्व विवाह है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं दूत, पालागल, उग्र या फिर डाकिया। तो फ्रेंड्स जो उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक होता था, यानी कि जो किसी के मैसेज को या किसी की बात को, किसी के प्रस्ताव को एक राजा से दूसरे राजा तक लेकर जाता था, वह दूत कहलाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रद्योत, अजातशत्रु, अशोक या फिर बिंबिसार। तो फ्रेंड्स जो बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है उसे अशोक को माना जाता है,
इसलिए हमारा ऑप्शन साफ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजुक थे। इसके ऑप्शंस हैं चोल राज्य के व्यापारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, मौर्य शासन में न्यायाधीश या फिर शक सेना सैनिक। तो फ्रेंड, जो राजुक थे वो कौन हुआ करते थे? वे मौर्य शासन में न्यायाधीश हुआ करते थे, उन्हीं को राजुक कहा जाता था। इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर महाराष्ट्र राज्य में। तो फ्रेंड्स, जो सांची के स्तूप हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक थे। इसके ऑप्शंस हैं कौटिल्य, मेगस्थनीज, सिकंदर या फिर अरस्तु। फ्रेंड्स, जो इंडिका पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह मेगस्थनीज हैं। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर नाम के राजा ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया था। फ्रेंड्स, जो शक संवत था वह 78वीं ईस्वी में चलाया गया था और ये किसके द्वारा चलाया गया था, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो शक संवत है वह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। तो पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं यानी 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं उनको जो अंतिम रूप देता है वह कौन देता है? इसके ऑप्शंस हैं योजना मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको बता दें, जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ की गई थी 1951 में। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं बाढ़ रोकने से, कृषि में वृद्धि से, पानी संरक्षण से या फिर दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑपरेशन फ्लड है वह दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर हम ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसमें क्या था, यह 1970 में प्रारंभ किया गया था। यह दूध के उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है आज तक, यह ऑपरेशन फ्लड ही रहा है। यह कार्यक्रम इतना ज़्यादा सफल हुआ था कि 1998 तक जो भारत था वह दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया था और भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य है। इसके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर असम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, क्योंकि देश में जो सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य है वह केरल है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश देश के किस भाग में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी या फिर दक्षिणी पश्चिमी। तो फ्रेंड्स, जो अरुणाचल प्रदेश है वह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन योजना स्थित है, यानी कि जो नागार्जुन योजना है वह किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर महानदी पर। तो फ्रेंड्स, जो नागार्जुन योजना है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। हमारे लिए ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। इसके ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 या फिर 12। फ्रेंड्स, अगर हम अभी की बात करें तो अभी भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन दा सही है। लेकिन अगर हम संविधान के निर्माण के समय की बात करें तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थीं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधि मंत्रालय द्वारा या फिर सांसद के द्वारा। फ्रेंड्स, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। फ्रेंड्स, इन चारों वेदों में से एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों काव्यों में रचित है, वह हमारा यजुर्वेद है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से या फिर ऋग्वेद से। फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर अपरिग्रह। फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गृह को त्याग दिया था, यानी घर को छोड़ दिया था। तो बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अगर वहीं हम महापरिनिर्वाण की बात करें तो इसका मतलब होता है मृत्यु। और धर्मचक्र प्रवर्तन किस घटना को कहा गया था? जब महात्मा बुद्ध ने पहली बार ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया था, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? इसके ऑप्शंस हैं शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म या फिर जैन धर्म। तो फ्रेंड्स, जो शैववाद है वह जैन धर्म का मूल दर्शन है, हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो फ्रेंड्स, ये जो दिगंबर और श्वेतांबर हैं यह जैन धर्म से संबंधित हैं। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो आपस में लोगों में इतना मनमुटाव हो गया था, वो आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। तो जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वह तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर थे वह बिना वस्त्र के घूमा करते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? फ्रेंड्स, धर्मेतर साहित्य मतलब जिसमें धर्म के विषय में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे साहित्य को हम धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। धर्मेतर यानी धर्म से इतर, धर्म से हटकर। इसके ऑप्शंस हैं राजतरंगिणी, जातक कथा, महाभारत या फिर रामायण। तो फ्रेंड्स, जो धर्मेतर साहित्य है वह राजतरंगिणी है। इसमें राजाओं के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें कोई धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, चौहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। फ्रेंड्स, जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इसके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर या फिर प्रधान देशांतर पर। फ्रेंड्स, जो न्यूनतम दूरी होती है ग्लोब पर वह प्रधान देशांतर पर होती है, हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, यानी कि वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह या फिर पुच्छल तारा। फ्रेंड्स,
जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके ऑप्शंस हैं यम, नेपच्यून या फिर वरुण, यूरेनस अरुण, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो फ्रेंड्स, जो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वह नेपच्यून यानी कि वरुण है। यह 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है। इसके ऑप्शंस हैं पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो फ्रेंड्स, जो दिन और रात होने का कारण है वह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की गति करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन दा सही है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है कि जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह किस वजह से होता है, तो वह पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की वजह से हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो फ्रेंड्स, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये भूमध्य रेखा होती है यह पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। इसके ऑप्शंस हैं 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या फिर 25 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं फ्रेंड्स, वो 2 दिन होते हैं, एक 23 सितंबर और एक 21 मार्च को। इसलिए हमारा ऑप्शन आ और ऑप्शन बा दोनों ही सही हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं 23 सितंबर को और 21 मार्च को, इसके लिए दोनों ऑप्शन सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 2 वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या फिर 10 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वह कुल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड, जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर वहीं हम अस्थायी सदस्य की या फिर पहले अध्यक्ष की बात करें तो जो पहले अध्यक्ष माना गया था वह संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें चुना गया था, परंतु ये अस्थायी थे, ये स्थायी सदस्य नहीं थे, इनको एक दिन के बाद बदल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।